आई रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। आओ बच्चों, तो होमवर्क क्या था अपना? टोटल टाइम निकालना था। ठीक है, चलो परफेक्ट। तो ऊपर से नीचे आने का जो टाइम है ना, ड्रॉप किया है, तो हो गया √2h/g। करेक्ट। हाँ, अभी चेक करते हैं आंसर। फिर आफ्टर कोलिजन क्या होगा? E टाइम्स √2gh से ज्यादा है, तो ये ऊपर तक जाएगा, फिर नीचे आएगा। इसका टाइम क्या होगा? 2u/g। u कितना होगा? E टाइम्स √2gh/g। तो ये बेसिकली हो गया 2e√2h/g। करेक्ट। फिर नेक्स्ट, फिर से टकराएगा, फिर स्पीड हो जाएगी e²√2gh। फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो टाइम हो गया इसका 2e²√2h/g। बताओ, हर जर्नी का टाइम समझ आया? कुछ डाउट है, पूछो अभी तक। क्लियर? ऐड कर दूं अब सारा टाइम? वेरी गुड, ऐड कर देते सारा टाइम। तो टोटल टाइम आ जाएगा √2h/g प्लस 2 × e टाइम्स √2h/g प्लस 2e² टाइम्स √2h/g। ऐसे सिलसिला चलता रहेगा, इंफिनिटी टर्म्स आएंगी। करेक्ट। तो जीपी यहां से शुरू हो रही है, सेकेंड टर्म से। फर्स्ट टर्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ जीपी। ये समझ में आ गया था आपको? हाँ करेक्ट, ये अपन ने देखा था। आई, अब देखिए इसमें √2h/g तो रहने दीजिए, प्लस a/(1 - r) और r है e। सही किया मैंने? कॉमन लेके करूं? कॉमन लेके कर देता हूं, ठीक है। आ जाओ, वो भी अच्छा है, थोड़ा सिंप्लीफाई लगता है। √2h/g अलग से लिख दो, ठीक है, पहली टर्म को। दूसरी टर्म से कॉमन ले लो, 2e√2h/g कॉमन ले लो, तो आपको मिलेगा 1 + e+e² ऐसे इंफिनिटी तक। करेक्ट है ना? हाँ आ जाएगी। तो ये हो गया √2h/g प्लस 2e√2h/g और इसकी a/(1 - r), ये टर्म आएगा। यहां तक क्लियर? एलसीएम लें। चलो अब एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो √2h/g कॉमन ले लीजिए पूरा, तो आपको मिलेगा 1 + 2e/(1 - e)। तो एलसीएम लेके आपको मिलेगा 1 - e + 2e (1 - e)। सॉल्व करके आपको मिलेगा √2h/g 1 + e/(1 - e)। ये बच्चों फाइनल आंसर है। समझ गए? हाँ वो अभी बताता हूँ केवला है। डन, परफेक्ट, आगे बढ़ाएं। हाँ स्क्रोल अप देख लो बेटा, पूरा देख लो, स्टार्टिंग से देख लो। वेरी गुड विजी जीशु। देख लिया भाई प्रियांशु? चलो आगे। हाँ अक्षत आई। चलो अब मेरे को आपसे कुछ बातें करनी है,
ठीक है, और फिर मेरे को आपको कुछ होमवर्क देना है, फिर हम आएंगे। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स इनफाइनाइट होंगे बेटा बिफोर स्टॉपिंग केबल आया, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स इनफाइनाइट होंगे। आओ आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट। ठीक है, चलो बच्चों, अब देखो एक सवाल है। पहले तो मेरे को एक बात बताओ कि एक रॉड है, एम मास की एल लेंथ की रॉड है ना, ऐसे रखी हुई है ग्राउंड पे। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ग्राउंड रेफरेंस? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड बताइए। आ जाओ करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं जीरो। अरे जीरो कैसे, कैसे जीरो? क्या सारा मास ग्राउंड पे? नहीं, कुछ मास ऊपर भी है, कुछ इधर 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 है। हर मास की हाइट अलग है, जीरो कैसे? कुछ बच्चे बोल रहे हैं mgl। अरे सारा मास यहाँ पे क्या, एल लेंथ पे, कुछ मास इधर 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 इधर। कितने मास है टोटल? इनफाइनाइट मास है। तो इनफाइनाइट मास है तो सबकी पोटेंशियल एनर्जी लिख के इंटीग्रेट नहीं करोगे? बिल्कुल सही बात है, करना पड़ेगा। वही इंटीग्रेशन आप सेंटर ऑफ मास पे करते हो, और सेंटर ऑफ मास पे आप पूरा मास मान लेते हो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए, और सेंटर ऑफ मास की हाइट लेते हो आप। तो पोटेंशियल एनर्जी आप में जब लेते हो mgh, तो h इज हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी mgl/2, ये पोटेंशियल एनर्जी। सेंटर ऑफ मास की हाइट लेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, जब भी बॉडी एक्सटेंडेड हो तो सेंटर ऑफ मास की हाइट लेंगे, समझ गए? अब सेंटर ऑफ मास में आपने पढ़ा, हाफ रिंग का फॉर्मूला पढ़ लिया सेंटर ऑफ मास का, हाफ रिंग का। करेक्ट, कितना होता है हाफ रिंग का? 2r/पाई, करेक्ट। आ जाओ, तो अब मेरे को बताओ, एक स्फीयर है, फिक्स्ड स्फीयर, स्मूथ स्फीयर, ठीक है। आओ, यहां पे एक चेन है, यहां पे एक चेन है, ठीक है, r रेडियस का स्फीयर है, ठीक है। चेन की लेंथ आप निकाल लीजिएगा कितनी। अब क्या हुआ, चेन को हल्का सा इस तरफ, चेन को आपने हल्का सा एक कड़ी इधर बढ़ा दी, ठीक है, हल्का सा खींचा आपने एकदम, तो बताओ क्या होगा? राइट में हल्का सा आपने खींचा उसको नीचे, तो क्या होगा? हाँ, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस। हाँ, तो पूरी चेन नीचे गिरने लगी, और गिरते 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 पूरी चेन नीचे गिर जाएगी, समझ गए? हाँ, तो ये हो गई इनिशियल पोजीशन,
और आपको बोला है फाइनली पूरी चेन फॉल हो गई, कितनी स्पीड से गिरी वो बताना है। सवाल लिखो, डायग्राम बनाओ। फाइंड द स्पीड ऑफ द चेन, फाइंड द स्पीड ऑफ चेन when it has completely fallen off sphere, when it has completely fallen off the sphere. Find the speed of chain when it has completely fallen off the sphere. करिए सवाल सॉल्व। स्पीड ऑफ चेन बतानी है आपको जब चेन पूरी तरीके से स्फीयर से निकल चुकी है। करिए। बेटा रिंग है, रिंग, हाफ रिंग। वो तो कटोरे के ऊपर हाफ रिंग रखी हुई थी बस। चेन पहले हाफ रिंग के शेप में, चेन का मास है m, चेन की लेंथ आप खुद निकालिए, मास m गिवन है। अरे बच्चे बोल रहे स्फीयर है, अरे चेन से कैसे स्फीयर बनेगा? अरे तुम्हारा एक बाल तोड़ लो, उस बाल को ऐसे घुमाओगे तो क्या बनेगा? स्फीयर बन जाएगा, रिंग बनेगी ना यार। पर वो यार पीयूष आ जाओ, चलो छोड़ो, स्फीयर नाम नहीं लेते, ठीक है। बस एक चेन है ऐसे रखी हुई थी, ठीक है। ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, फाइनली चेन पूरी तरीके से नीचे गिर गई, ये आपकी फाइनल पोजीशन है। स्पीड बतानी है फाइनल पोजीशन। आंसर आ रहे हैं? देखते हैं। सही है। पीयूष पूछ रहा है अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या अप्रोच करें? स्पीड पूछ रहे हैं आपसे, स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं? दो चैप्टर हैं, काइनेमेटिक्स। तुमको बतानी चाहिए पीयूष, मेरे से अप्रोच तुमको बतानी चाहिए कि सर ऐसे करना चाहिए। अब तुम बड़े हो गए, अब तुमको सब आना चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब अगर एक्सीलरेशन बताओ तो हम काइनेमेटिक्स करते हैं, यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी करेंगे। चलो मेरे को बताओ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस किसको माना जाए?
ठीक है ना? ये रेफरेंस मान लेते हैं, ठीक है, ये रेफरेंस मान लेते हैं, पूरा खींच दीजिए, ये रेफरेंस है, ठीक है। चलो अब मेरे को बताओ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है रिंग की, चेन की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? जीरो कैसे विजीशु? जीरो कैसे? चेन तो देखो रेफरेंस से ऊपर है, जीरो कैसे? जीरो थोड़ी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है mgh। h क्या होता है? हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब बताओ इस चेन का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? हाँ तो हाफ रिंग है, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा 2r/पाई पर। करेक्ट। तो आप लिखोगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 2r/पाई, इनिशियल काइनेटिक जीरो। समझे? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी समझ आया? कोई डाउट? शाबाश। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ। नहीं, किसी ने सही नहीं बताया अभी तक। अरे तो एल लेंथ खुद से निकाल के दो ना रेडियस के टर्म में। स्पर्श ने सही बताया, पुष्कर ने सही बताया, सौरभ ने सही बताया, यशोधरा ने सही बताया। बाकी लोग गलत बता रहे हैं। आओ पोटेंशियल एनर्जी mgh। h कौन सा? सेंटर ऑफ मास का। तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा चेन का? बीच में। अब तो ये सीधी वायर बन गई ना, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? बीच में। तो सेंटर ऑफ मास कहां पे? ये रहा सेंटर ऑफ मास, L/2 डिस्टेंस पे। और लेंथ कितनी है भाई? लेंथ है पाई आर, हाफ सरकमफेरेंस है। तो हाइट कितनी हो गई सेंटर ऑफ मास की? πr/2। और ये रेफरेंस से नीचे, तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी माइनस प्लस हाफ mv²। करो बच्चों सॉल्व, किसी ने सही आंसर नहीं दिया था। स्पीड बताओ। देखो ये क्या आंसर, एलसीएम ले लेते हैं। ये क्या आंसर? चेक करिए सब, लिख लीजिए अच्छे से। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं π² है, हाँ सॉरी, यहाँ पे π² है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी में हाइट सेंटर ऑफ मास की आएगी।
तो जिस भी शेप की बॉडी है उस शेप का सेंटर ऑफ मास आपको कोऑर्डिनेट पता है, तो उस हिसाब से आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ। लिखिए इसको अच्छे से, पोटेंशियल एनर्जी में हाइट सेंटर ऑफ मास की आएगी। समझ गए? आगे बढ़ो, शाबाश, ठीक है। अब इसी सवाल को अगर वर्क एनर्जी थ्योरम से करते तो आइए, इसी सवाल को अगर वर्क एनर्जी थ्योरम से करते तो मेरे को एक बात बताओ, वर्क डन बाय एम जी क्या लिखते हैं आप? एम जी इंटू एच, ये एच क्या होता? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। आओ देखो क्यों, क्योंकि एम जी किस पे लगेगा बताओ मेरे को। अगर आपको इस रॉड का, इस चेन का एम जी लगाना है तो एम जी कहाँ पे लगाओगे आप? एम जी किधर से लगाओगे? एक जगह से तो लगेगा नहीं, सब तरफ लगेगा। तो अगर मेरे को किसी एक जगह से लगाना हो तो किस जगह से लगाएंगे? हाँ, सेंटर ऑफ मास से, करेक्ट। तो mg लगाओगे आप सेंटर ऑफ मास से। अब देखो सेंटर ऑफ मास इस लेवल से इस लेवल आ गया है, तो mg का वर्क डन क्या बोलते हैं आप? mg इंटू डिस्प्लेसमेंट किसका, जिस पॉइंट पे mg लग रहा है, सेंटर ऑफ मास। करो जरा, सेंटर ऑफ मास के लेवल पे आप देखो कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। हाँ, ये दूरी थी 2r/पाई और ये दूरी है पाई r/2। तो mg का वर्क डन कितना लोगे आप? mg 2r/पाई प्लस पाई r/2 और नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया आंसर, सेम है आंसर, वही आएगा जो पहले आया। कहने का तात्पर्य ये है, मतलब क्या है कहने का, कि सेंटर ऑफ मास की हाइट लेंगे पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय mg में भी सेंटर ऑफ मास का वर्क डन लेंगे। समझ गए? चलो आगे, जल्दी लिख लो। शाबाश, हाँ बेटा पीयूष, सेंटर ऑफ मास चैप्टर में अब बॉडीज एक्सटेंडेड हो गई है, बॉडीज एक्सटेंडेड हो गई है तो सेंटर ऑफ मास का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि तब बॉडी थी ही नहीं बेटा, तब पार्टिकल था विजिज इशू, अब बॉडी हो गई है। ट्राई करेंगे सिद्धांत। आओ, हाँ कोऑर्डिनेट्स के कॉन्सेप्ट यूज होंगे ना, बिल्कुल। आ जाओ बेटा, अब देखो नेक्स्ट, आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, क्या लिखा है मोहित, समझ नहीं आया? क्या बोल रहे हो पीयूष? आइए पीयूष बेटा, क्लास पे फोकस करो ना, इधर उधर क्यों भटकते हो तुम? अभी जो चल रहा है उस पे फोकस करो। आओ चलो अगला सवाल। अब ऐसे ही एक सेंटर ऑफ मास का, एक वर्क पावर एनर्जी में सवाल है चेन का, है ना, वो करिए अभी। आइए, आज एच सी वर्मा डिस्कस कर रहे थे, तो एच सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कस कर रहे थे हम, ठीक है। तो मैंने बोला था सबको ही कराएंगे क्लास में। आइए, तो थोड़ा सा चेंज है, 38 टाइप है, एग्जैक्ट 38 नहीं है, थोड़ा सा अलग सवाल है। सवाल देखिए क्या है, ये टेबल है,
टेबल पे हाफ चेन रखी हुई है और हाफ चेन हैंग कर रही है, मास सेम है, टेबल स्मूथ टेबल है। अब आपने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स से चेन को ऊपर खींचना चालू किया, एक्सटर्नल फोर्स से चेन को ऊपर खींचना चालू किया। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन slowly pulling the chain, slowly pulling the chain completely over the table। ठीक है, सोचिए, मैं 2-3 मिनट आपको दे रहा हूं सवाल करने के लिए। सही अक्षत, नहीं नहीं अक्षत गलत है, सॉरी अक्षत गलत है। आंसर बताओ सौरभ। केवलाया का सही है। वैभव का सही है। जो मास एम है वो मास एम पूरी चेन का दिया है, तो यहाँ पे हाफ का मास m/2 होगा। गड़बड़ कर रहे हैं मास में बच्चे। करेक्ट, अब सही आ रहा है काफी बच्चों का। कंसेप्ट बताइए। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा के। स्लोली बोल दिया है, डेल्टा के 0, वर्क डन बाय नॉर्मल 0, वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल आ गया ना बच्चों, यहाँ से नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय mg, और mg के वर्क डन के लिए सेंटर ऑफ मास देखेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेन दो हिस्सों में, ठीक है। चलो पहले रेफरेंस बताओ, रेफरेंस किसको माने। देखो बच्चों, आप वर्क डन बाय mg ना ऐसे भी लिख सकते हो, नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू। क्यों? क्योंकि mg कंजर्वेटिव फोर्स है, और हमने सीखा है डेल्टा यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव को लिख सकते हो माइनस डेल्टा यू। तो वर्क डन बाय mg को अगर मैं लिख दूं माइनस डेल्टा यू इस इक्वेशन में, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल आ रहा है प्लस डेल्टा यू। बताओ अभी तक जो किया समझ आया?
देख लो पूरा अच्छे से। हाँ आंसर mgl/8 लग रहा है। चलो आगे। शाबाश। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी बताओ तो जरा। पोटेंशियल एनर्जी बताओ। पहले आधी चेन ऊपर है, आधी चेन नीचे, तो पोटेंशियल एनर्जी बताओ। रेफरेंस किसको माने? रेफरेंस टेबल को मान लेते हैं। तो आधी चेन जो ऊपर ही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई, बची आधी चेन, इसका मास ना m/2 हो जाएगा ना, जी एम जी, मास m/2 हो गया असीम, इनटू हाइट, हाइट किसकी? सेंटर ऑफ मास की, तो m/2 जी। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इधर बीच में, इसके हाफ पे, ये डिस्टेंस है l/2, उसके भी हाफ पे यानी l/4, तो हो गया mg h की जगह आएगा -l/4, तो हो गया -mg/l/8 इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। बेटा विजित इशू पकड़ के रखा है, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, देखो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो इसलिए गिरेगी नहीं नीचे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता तो नीचे गिर जाती। अब फाइनली क्या हुआ बच्चों? फाइनली पूरी चेन क्या हो गई? ऊपर आ गई, तो पूरी चेन m मास l लेंथ के ऊपर आ गई, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई ना, तो डेल्टा यू कितना हुआ? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब वैल्यू डालो, आपको मिलेगा mgl/8, यही अपना आंसर है। आंसर इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज mgl/8, ये आंसर। समझे बच्चे? mgl/4 काफी बच्चों ने जवाब दिया, वो m/2 लेना भूल गए, है ना। पूरा आंसर लिखो स्टार्टिंग से, ये लिखो। तो इसीलिए इस सवाल को आप इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, बिना इंटीग्रेशन के मैंने सिखाया। कैसे केवल आया बताओ? हाँ बिल्कुल वैभव, एक तरह से जो इंटीग्रेशन होता है वो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में हो गया, तो डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास का यूज कीजिए। समझ गए? हाँ हाँ करेंगे करेंगे आयुष, आओ ये दूसरा पेज। डन। समझे सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट? इससे आसान हो जाएगा, इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 38 HC वर्मा का करिएगा, और 39 का इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले कराया है क्लास में।
आई हटा दो बच्चों, डन, चलो डन, शाबाश। अब देखो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, ये होमवर्क क्वेश्चन है कोलिजन प्लस वर्क पावर एनर्जी मिला के। लिखिए होमवर्क क्वेश्चंस। पहला सवाल, एक ब्लॉक है 0.4 kg का, मास है 0.4 kg, ठीक है। एक बुलेट है जो ब्लॉक की तरफ आ रही है, बुलेट का मास है 0.1 kg, ये स्पीड ऑफ बुलेट है v, ठीक है। सवाल लिखिए, बुलेट strikes and gets embedded in the block। इसका मतलब क्या हुआ, बुलेट स्ट्राइक्स एंड गेट्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक? हाँ, कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, ई जीरो है और चिपक गई उसके अंदर, और फाइनली एक ही सिस्टम हो गया, तो फाइनल मास कितना हो गया सिस्टम का? करेक्ट, 0.5 kg, करेक्ट करेक्ट। अब बताओ वो सिस्टम को धक्का लगेगा तो सिस्टम का क्या होगा, बताओ सिस्टम का क्या होगा? हाँ, सिस्टम आगे बढ़ेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, करेक्ट। आगे लिखिए सवाल, क्योंकि यहां से हिंज्ड है ना, ऊपर से रस्सी बंधी हुई है, तो राइट में जाएगा लेकिन रस्सी के कारण वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, ऊपर चले जाएगा। सवाल लिखिए, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट so that system it can just complete vertical circular motion, so that system can just complete vertical circular motion। Done। Homework, होमवर्क होमवर्क होमवर्क। लेंथ है रोप की 2 मीटर, लेंथ ले लो बच्चों रोप की। हाँ मोहित, हाँ करेक्ट वैभव, लेंथ ले लो रोप की 2 मीटर, तो रेडियस हो गया 2 मीटर, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए क्या है। अब बुलेट को नीचे से फायर किया है, 0.1 kg की बुलेट है, सेम बुलेट है, स्पीड दिए बुलेट को 10√10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो आप सोचो, इमेजिन करो डब्बे को धक्का लगेगा तो रस्सी क्या होने वाली है? बुलेट, हाँ रस्सी स्लैग हो जाएगी तो टेंशन गायब होने वाला है, करेक्ट। देखो बुलेट स्ट्राइक्स एंड गेट्स एम्बेडेड, फुल स्टॉप। फाइंड मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय सिस्टम, find maximum height achieved by system after collision। होमवर्क है ये, मास है डब्बे का 0.4 kg, बुलेट का मास है 0.1 kg, स्पीड दिए 10√10 मीटर पर सेकेंड। हो गया, लिख लिया सवाल। चलो आगे,
सही है विजी जीशु? नहीं अक्षर गलत बोल रहा हूं। चलो आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। ठीक है अगला सवाल। अगला सवाल लिखिए। एक ब्लॉक है 0.4 kg का, एक बुलेट है 0.1 kg की। इनिशियल स्पीड बुलेट की थी 50 मीटर पर सेकेंड। ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे था, ग्राउंड पे रखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ग्राउंड है 0.5। हाँ ये सब होमवर्क है प्रियांशु। सौरभ 0 की गलती करिए बेटा। चले आगे। चलो आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। ठीक है सवाल वही है, बुलेट स्ट्राइक एंड गेट्स एम्बेडेड। बुलेट स्ट्राइक्स एंड गेट्स एम्बेडेड। ठीक है अब आगे जाएगा सिस्टम एक साथ हो गया, फ्रिक्शन उसको रोकेगा। तो फाइंड, सवाल है फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सिस्टम। फाइंड डिस्टेंस traveled by system before stopping after the collision। तो कितना डिस्टेंस चल के रुकेगा ये बताना है। चलो आगे और होमवर्क दूं। एक और सवाल होमवर्क। ठीक है नेक्स्ट अगला सवाल लिखिए। 4m मास है। ठीक है 4m मास है, स्मॉल m मास है। स्मॉल m मास को आपने इनिशियली u स्पीड दी थी। ठीक है फाइंड इनिशियल स्पीड u which should be given to small m। अब चिपका नहीं रहे हैं, अब इलास्टिक कोलिजन करवा रहे हैं, अब एम्बेडेड वाला सवाल नहीं। फाइंड इनिशियल स्पीड u which should be given to mass m so that 4m just completes vertical circular motion। So that 4m just completes vertical circular motion। So that 4m just completes vertical circular motion after elastic collision between them। बिटवीन देम। लेंथ दी है आपको L, लेंथ दी आपको L, रेडियस है L, L के टर्म में ही आंसर आएगा। हाँ लेंथ के टर्म में √5 GL के टर्म में ही आंसर आएगा इसका। ठीक है वेरिएबल है इसमें सारे। चलो आगे। पक्का? डन? नहीं
नहीं पर। चलो आगे बढ़ाएं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। लिख लिया? हाँ शाबाश। और लिखो होमवर्क, मॉड्यूल होमवर्क। ठीक है। हाँ हाँ बेटा, विजी जी शू इलास्टिक मतलब वही बेटा। हाँ और ऊपर जाओ सौरभ, ये लो। सौरभ बेटा साथ साथ लिखते जाना चाहिए ना, आराम से घर में लेटे लेटे पढ़ाई करेंगे तो कैसे स्पीड आएगी बेटा सौरभ। चले आगे, लिख लिया सौरभ? और ऊपर चले जाते हैं, ये लो। डन, शाबाश। अब लिखो मॉड्यूल का होमवर्क। ठीक है, बिगनर बॉक्स 3 कंप्लीट, ये आप कर ही चुके होगे, कुछ बचा है तो कर लेना। बिगनर बॉक्स 4 कंप्लीट, ये भी ऑलमोस्ट कर ही लिया है आपने। आ जाओ और आगे चल रहे हैं। एक्सरसाइज 1 के सवाल लिखिए। एक्सरसाइज 1 के सवाल लिखिए। क्वेश्चन 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23। और एक्सरसाइज 2 का सवाल लिखिए। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 13 और क्वेश्चन 12। ये होमवर्क है बच्चों आपका पूरा। हाँ जितना जल्दी हो सके उतना करिएगा। ठीक है, हाँ 2-3 दिन में कर लो तो ज्यादा अच्छा। HCV ये कर लो पहले, फिर इसके बाद HC वर्मा दूंगा। हाँ भेज दूंगा ईशान। चलो आगे बढ़ाऊं। ओके, अगला सवाल। आइए नेक्स्ट। तो अब हम थे बच्चों इम्पल्स पे, बात करते हैं अब इम्पल्स। ठीक है, तो इम्पल्स का सिंबल कई बार आपको, अच्छा बिगनर बॉक्स 1 बिगनर बॉक्स 2 कर लिया ना आपने सेंटर ऑफ मास का। ठीक है ठीक है। हाँ तो गौरव सर दे देंगे ना आपको होमवर्क, फिर उसका कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आ जाइए। है ना, सर से आप पूछ लेना, जो जो सवाल कर सकते हैं बिगनर बॉक्स 1-2 के वो आप कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट, आगे चल रहे हैं। तो बच्चा लोग जल्दी आओ। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम हमने पढ़ी थी, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। और इम्पल्स का आपको बुक्स में जे सिंबल काफी मिलेगा। करेंगे करेंगे वैभव, आज कर देंगे। ठीक है, आओ अब जल्दी आओ। देखो मेरे आपसे एक सवाल है, ये अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एक बार फिर से मेरे को बताओ।
m मास v नॉट स्पीड से टकराया, इन इलास्टिक कोलिजन है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है e, m मास कितनी स्पीड से जाता है e v नॉट से, इम्पल्स बताओ ऑन पार्टिकल बाय ग्राउंड, जल्दी बताओ। करेक्ट, ये आ गया था। कोई डाउट किसी को अभी तक? अब हम देखो इस पे वर्क करने वाले हैं। कौन सी टर्म? ये वाली, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। ठीक है, अब इस पे फोकस करेंगे पूरा। आओ, पार्टिकल का एफबीडी बनाए, तो ड्यूरिंग कोलिजन पार्टिकल पे कितने फोर्स हैं? एक mg, एक नॉर्मल। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी में एफ क्या लिखोगे? वेरी गुड आसीम, वेरी गुड अक्षत। नहीं, विधान गलत। एफ क्या लिखोगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, थक गए क्या आज? जोश कम हो गया क्या इतना होमवर्क मिलके? नहीं, विधान गलत, पुष्कर सही है। यहाँ पे ये फोर्स ना आपको वेक्टर में लिखना है, एन जे कैप माइनस एम जी जे कैप। फोर्स का वेक्टर जो होगा वो लिखेंगे एन माइनस एम जी जे। ठीक है, ये फोर्स वेक्टर में होना चाहिए। ठीक है, ये क्या लिख रहे हो बेटा रूपांशु, समझा नहीं मैं। एफ मतलब क्या? एम बाई जी। आई, आगे चल रहा है। तो ये फोर्स डी टी क्या हो गया? एन डी टी माइनस एम जी डी टी, ऐसे लिख सकता हूं। करेक्ट। तो अब पूरी इंपल्स मोमेंटम थ्योरम देखो। इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एफ डी टी। तो आपको मिला एम वी नॉट ई प्लस वन, ये जे कैप में, और राइट हैंड साइड में भी एन माइनस एम जी डी टी, ये भी जे कैप। तो मैं ऐसे लिख दूं, एम वी नॉट ई प्लस वन इक्वल टू एन डी टी माइनस एम जी डी टी। बताओ, लिख सकता हूं ऐसे? है ना? वेरी गुड। डन, क्लियर यहां तक? क्या वो थक गए क्या आप लोग? रिप्लाई कम कर रहे हो, 5 मिनट और कर लो फिर छोड़ दूंगा, ठीक है? शाबाश शाबाश शाबाश। आओ, आप ध्यान से समझना, ये नॉर्मल ना इंपल्सिव फोर्स है। ठीक है, ये नॉर्मल इंपल्सिव फोर्स है। इंपल्सिव फोर्स समझना। ठीक है, इंपल्सिव फोर्स मतलब क्या? जैसे आपने किसी को थप्पड़ मारा, तो जिस टाइम पे आपने किसी को थप्पड़ मारा, तो वो ड्यूरिंग कोलिजन जो फोर्स है वो इंपल्सिव फोर्स है।
जो एकदम झटके से आता है, थोड़ी देर के लिए आता है और मोमेंटम देके चला जाता है। फोर्स, इंपल्सिव फोर्स की परिभाषा लिख रहे हैं, फोर्स ऑफ रिलेटिवली हायर मैग्नीट्यूड acting for relatively short interval of time. हाँ, dt टाइम के लिए आता है, थोड़ी देर के लिए आता है। हाँ आयुष, मतलब एकदम से जैसे आपने कोलिजन करवाया, दो लोगों का कोलिजन कराया, ऐसे आपने ताली मारी, तो ड्यूरिंग कोलिजन जो फोर्स पैदा हो रहे वो फोर्स है इंपल्सिव फोर्स, झटके से आते हैं एकदम, थोड़ी देर में चले जाते हैं। और इसका जनरली जो ग्राफ होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है टाइम के साथ, वो कुछ ऐसा होता है, एकदम से बढ़ते हैं फिर एकदम से खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो दूरी है ये है डेल्टा टी, यानी टाइम ऑफ कोलिजन। कोलिजन के अंतराल तक ही होते बस, प्रोसेस ऑफ कोलिजन में बस। एक कोलिजन से पहले नहीं थे, कोलिजन के बाद नहीं, तो पहले बढ़ते हैं अचानक से, फिर अचानक से कम हो जाते। समझ गए? हाँ, ये लिख लीजिए पूरा। ठीक है, डन। हाँ, अब देखो, अब हमारी इक्वेशन क्या थी अभी, ये थी। चलो, अच्छा एक बात बताओ, क्या आप ये इंटीग्रेशन अभी सॉल्व कर सकते हो एन डी टी का? नहीं कर सकते। क्या ये नॉर्मल कांस्टेंट फोर्स है? नहीं, कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये देखो ये ऐसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, और ये बताओ ये वाले में एम जी डी टी में एम जी कॉन्स्टेंट है, तो इसको ऐसे लिखें, माइनस एम जी कॉमन बाहर ही आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होगा बताओ? डेल्टा टी, छोटा सा टाइम आ जाएगा, टाइम ऑफ कोलिजन है ना, या फिर टी लिख दो, सिंपल टी, टाइम ऑफ कोलिजन। अब देखो, ये जो टर्म होगी ये निग्लिजिबल होगी, किसके कंपैरिजन में? इसके। ठीक है, एन डी टी के कंपैरिजन में ये टर्म निग्लिजिबल। विथ रिस्पेक्ट टू एन डी टी। ठीक है, क्यों ऐसा, क्यों बताओ? क्योंकि ये जो डेल्टा टी टाइम है ये बहुत ही छोटा है, कोलिजन कितनी देर के लिए होता है? बहुत छोटी देर के लिए। ठीक है, और बताओ नॉर्मल बड़ा है कि एमजी बड़ा है? नॉर्मल बड़ा है, इनफैक्ट नॉर्मल बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है एमजी से। तो एनडीटी के कंपैरिजन में स्मॉल एमजी डेल्टा टी निग्लेक्ट हो जाएगा हर बार, क्योंकि वो बहुत छोटा होगा, है ना। तो फाइनली आपको क्या मिला? हाँ, लेकिन वो दोनों में सेम है ना बेटा अक्षर, तो रिलेटिवली एनडीटी बड़ा होगा। ये मिला आपको फाइनली। तो इम्पल्स ऑफ नॉर्मल है ये। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ड्यूरिंग कोलिजन मोमेंटम चेंज किसने कराया भाई? ड्यूरिंग कोलिजन मोमेंटम किसने चेंज कराया? ड्यूरिंग कोलिजन इंपल्स कितने दिया?
तो आप बोलोगे नॉर्मल नहीं, क्योंकि mg को हम निग्लेक्ट कर देंगे। लिख दो ये चीज। तो वी कैन neglect mg impulse, neglect impulse of mg during collision. We can neglect impulse of mg during collision. चले बच्चों आगे। चलो, है ना, तो अभी के लिए इतना ही, है ना। अगली क्लास में अपना 2D कोलिशन चलेगा, बिगनर बॉक्स 5 हो जाएगा और बिगनर बॉक्स 6 हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, जब तक गौरव सर बिगनर बॉक्स 2 और बिगनर बॉक्स 7 करा देंगे। तो 2-3 दिन 4 दिन में आपका सेंटर ऑफ मास चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, तो आप जल्दी से इस पे वर्किंग करिए, फास्ट। ठीक है, सारा होमवर्क जल्दी जल्दी करिए। वेरी गुड, परफेक्ट। हाँ हाँ वैभव, ठीक है। चलो, फिर अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अब मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मोहित रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, थैंक यू थैंक यू। तुम्हारा नेटवर्क चला गया था, रिकॉर्डिंग देख लेना, बाय बाय। हाँ रोमांशु, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।